एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की इस वीडियो सीरीज में अभी तक आप लोगों ने 3 वीडियोस देखे हैं और इन 3 वीडियोस में आपने ऑलमोस्ट वो सारे के सारे बेसिक रूल्स पढ़ लिए हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। आज इस चौथे वीडियो में मैं आपके लिए कुछ एडवांस्ड रूल्स लेकर के आया हूं। वो एडवांस्ड रूल्स जो पहले तो आपको विस्मित करेंगे, आपको सरप्राइज होगा, लेकिन जैसे ही आप उनको धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे तो आपको मज़ा आना शुरू होगा और एक्टिव और पैसिव वॉइस का असली मज़ा आप ले सकेंगे। और फिर मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगले आने वाले 5 वीडियोस उनको देखने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो जल्दी से जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। जी हाँ, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, आपको आश्चर्य होगा। अगला देखिए, इंट्रांसिटिव वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कर्म नहीं होता है उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यहां पर आप बदलेंगे। तीसरी बात देखिए जरा, पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा वेट करिए। चौथी चीज जरा देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, जहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स जहां पर होते हैं वहां पर किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और 5वीं चीज है पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। जी हाँ, पैसिव वॉइस चेंज करते समय हमें एजेंट अर्थात कर्ता को कब हटा देना चाहिए, ये सारी बातें आपको आनी ही चाहिए, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप निश्चित रूप से गलती करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलतियां ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th और 12th स्टैंडर्ड में बच्चों को स्कूलों में यह बताया जाता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। इंट्रांसिटिव मीन्स अकर्मक क्रियाएं। जी हाँ, ये कुछ अकर्मक क्रियाएं रखी हुई हैं, जैसे स्लीप, कम, गो, वॉक, लाफ, सिट, स्टैंड। इन क्रियाओं के साथ इनका कर्म नहीं होता है और ऐसी क्रियाओं का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में सबसे पहला रूल मैं आपको जो बतलाने जा रहा हूं, ठीक इस नियम के अपोजिट आपको बतलाने जा रहा हूं, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना जिनमें इन इंट्रांसिटिव वर्ब्स का प्रयोग किया गया है। तो बड़े ध्यान से देखिए जरा इन सेंटेंसेस को, मैं इनको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करता हूं। लेकिन मैं आपको पहले से वार्न कर देना चाहता हूं, ये आपके लिए नई बात हो सकती है, बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो ये बिल्कुल भी नई बात नहीं है। और इनफैक्ट ऐसे सेंटेंसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं और आपको इनकी पैसिव वॉइस बनानी आनी ही चाहिए। तो चलिए ज़रा जल्दी से देखते हैं वो कौन से सेंटेंस हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही लाफ्स, वो है हंसता है। अब आप जरा देखें यहाँ पर कि यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ भी नहीं है और न ही इसे ज़रूरत है। ये अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस प्रकट कर रहा है और इस क्रिया को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से इस वर्ब को ही हम बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इन क्रियाओं का पैसिव वॉइस कब बन सकता है, तो अब इस रूल को ज़रा ध्यान से सुनिए। क्या है कि अगर किसी इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद में कोई एक प्रीपोजिशन लगा होता है, जैसे एट लगा हो यहाँ पर, और इसके बाद कोई इसका कर्म आ जाए, जैसे कह दिया जाए ही लाफ्स एट हर, तो अब ये जो एट लग गया तो इस इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन लग गया, तो अब यही जो वर्ब है ये वास्तव में एक ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पर ये जो हर है ये वास्तव में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे, सीधे सीधे हर क्या है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को उठा करके हमने यहाँ पर रखा तो ये सी हो गया, सी। ओके, और इसके बाद ये देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की वर्ब लगाई हमने। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, सी इज लाफ्ड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लाफ्ड। अब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो गई। अब इसके बाद एजेंट को उस तरफ ले जाएंगे तो ही हिम हो जाता है और उसके पहले हमने बाई लगाया और इस तरीके से हमने एक ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया जिसमें एक इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया था। अब दूसरे एग्जांपल को जरा देखते हैं। क्वीन एनी स्लेप्ट, क्वीन एनी सो गई, यहां पर स्लेप्ट अकेले लिखा हुआ है, लेकिन अगर और स्लेप्ट भी क्या है, स्लेप्ट भी एक वास्तव में इंट्रांसिटिव वर्ब ही है। और अगर इस इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद में एक प्रीपोजिशन लगा दिया जाए, जैसे सी क्वीन एनी स्लेप्ट इन दिस बेड, अगर ये सेंटेंस लिख दिया जाए इन दिस
बेड। अभी इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, बट आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को वहां पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो जरा देखिए, अब यहाँ पर ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसके साथ ये इन लगा दिया गया, तो इस तरह से ये स्लेप्ट इन हो गया। ओके, और इसके बाद ये रखा हुआ जो वर्ड है ये वास्तव में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, सब्जेक्ट बना दीजिए दिस बेड, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये स्लेप्ट इन। अब इस प्रीपोजिशन को आपको इसी क्रिया के साथ में यहीं पर रखना चाहिए। ओके, सो दिस बेड वॉज स्लेप्ट इन बाय, अब आपको बाय लगाना है और फिर ये जो आपका एजेंट है इसे आप बाद में ले जाएंगे, बाय क्वीन एनी। ओके, तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तीसरा सेंटेंस जरा देखिए, ही वॉकड, वह चला, वह टहला, ऐसा कुछ सेंटेंस है ये। ओके, अब ये भी एक क्या है, ये भी वास्तव में एक इंट्रांसिटिव वर्ब ही है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब अगर इसी वॉक्ड के बाद कोई एक प्रीपोजिशन लग जाए, जैसे कह दिया जाए ही वॉक्ड अंडर द ब्रिज, अब अगर इस तरीके से इस सेंटेंस को हमने लिख दिया, वॉक्ड के बाद में हमने एक प्रीपोजिशन लगा दिया, तो अब इस सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? द ब्रिज, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसे उठाकर आप पहले ले आएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा द ब्रिज। तो इस तरीके से देखिए कि आपने इस सेंटेंस को भी बिल्कुल उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। जी हाँ, अब इसको आपने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया और फिर इसके बाद यहाँ पर इस पैसिव वॉइस की क्रिया का यूज़ कर लिया और उसके ठीक बाद में वो प्रीपोजिशन यहाँ पर सेम रख दिया। फिर आपने क्या किया, ही जो कि एजेंट है उसको बाद में ले गए और उसके पहले आपने बाई का यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से इस रूल के अकॉर्डिंग आपको करना क्या चाहिए कि वो क्रियाएं जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं बट उनके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लग जाता है तो फिर उन्हें भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये रहा आपका पहला रूल। अब इसी से रिलेटेड यानी एक इंट्रांसिटिव वर्ब से ही रिलेटेड मैं एक या दो एग्जांपल्स आपको और दूंगा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मीन्स इंट्रांसिटिव वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि उनमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर भी हम उनको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए, एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड मैं दूसरी एक ऐसी मजेदार बात आपको बतलाने जा रहा हूं जो शायद ही कोई आपको बतलाएगा। चलिए जरा देख लेते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, इन दोनों ही सेंटेंसेस में इंट्रांसिटिव वर्ब्स का प्रयोग किया गया है और उनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही कोई प्रीपोजिशन है। अब ऐसी स्थिति अगर आ जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इनको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, तो आप कैसे करेंगे? जरा पहले सेंटेंसेस देखिए। पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ही इज बेदिंग, वह स्नान कर रहा है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू हैव मिस्टेकन, आपने गलती की है। जी हाँ, इनमें सिंपली क्या है, एक सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही यहाँ पर है ना ही यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, नो ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे, मीन्स इंट्रांसिटिव वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब इनको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल से ट्रिक बतलाता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस को आप किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ट्रिक सिर्फ इतनी सी है, बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। क्या है ट्रिक? यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, हमें ऑब्जेक्ट के बगैर पैसिव वॉइस बना नहीं सकते, तो हमें अब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो सिंपली आपको ऑब्जेक्ट लाना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब को ही वास्तव में क्या करना होता है, नाउन में कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर आपने बेदिंग को नाउन में कन्वर्ट किया तो क्या बन जाएगा, ए बाथ। जी हाँ, जब ये नाउन के रूप में बोला जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बाथ, और जब हम इसको वर्ब के रूप में देखते हैं तो क्या होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है, बेद। हम इसको बेद पढ़ते हैं, उसको अब बाथ पढ़ते हैं। जी हाँ, तो इस मेन वर्ब को हमने क्या किया है, नाउन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब उसे नाउन में कन्वर्ट करने के बाद अब ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का स्थान हो गया खाली।
अब यहाँ पर हमको अपने कॉमन सेंस और अपने पूर्व ज्ञान जो कि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हम लोगों को हो ही जाता है, उसका प्रयोग करना है। और यहाँ पर हमें एक ऐसी वर्ब को यूज़ करना है जो यहाँ पर इसके लिए सूटेबल हो। तो मैं आपको जल्दी से बतलाता हूँ कि कुछ ऐसी मल्टीपर्पज़ वर्ब्स होती हैं जो कहीं कहीं पर यहाँ पर हम बेद नहीं लगाते। तो नहाने के लिए हम कौन सी ऐसी दूसरी क्रिया का यूज़ कर सकते हैं? तो आप तो जानते हैं, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए हम दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम बहुत ही स्पोकन इंग्लिश में और अक्सर हम उनको बड़ी ही कॉमन सी वर्ब्स हैं। और वो वर्ब्स क्या है भाई? वो है टेक एंड हैव। ध्यान दीजिए, टेक एंड हैव। ये दो वर्ब्स ऐसी हैं जिनको हम खाना खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्नान करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये सेंटेंस वास्तव में कैसा बन सकता है? अगर आप इसका रफ वर्क करें तो ये सेंटेंस कैसा बन सकता है? ही, अगर इसी सेंटेंस को हम इस क्रिया का प्रयोग करके एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस ही लिखें तो कैसा बन जाएगा? ही इज टेकिंग या हैविंग, आप ऐसा लिख सकते हैं, ही इज टेकिंग ए बाथ। आप ऐसे इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, या यहाँ पर टेकिंग के स्थान पर आप हैविंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही इज हैविंग ए बाथ, वह स्नान कर रहा है। ही इज टेकिंग ए बाथ, वह स्नान कर रहा है। यहाँ पर भी उसका वही मतलब है और वहाँ पर भी वही इसका मतलब है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर ये देखिए, वर्ब हमने दूसरी एक मल्टीपर्पज़ वर्ब का यूज़ कर लिया और उस वर्ब के बाद में एक यहाँ पर ए बाथ, यहाँ पर हमने इसे नाउन के रूप में यूज़ किया। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब इसको हम बड़ी आसानी के साथ पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए अब हम इसी ए बाथ को यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं, ए बाथ। ओके, अब इसके बाद इज, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके लिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग। ओके, जहाँ कहीं भी आप देखें वर्ब की आईएनजी फॉर्म में तो वहाँ पर आपको बीइंग लगाना पड़ता है पैसिव वॉइस की वर्ब में। ओके, तो अ बाथ इज बीइंग, और आप वहाँ पर टेक या हैव में से किसी भी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लीजिए। तो टेकन कर सकते हैं या हैड कर सकते हैं, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो ये सेंटेंस ऐसे बनाया जा सकता है, अ बाथ इज बीइंग हैड बाय, और ही को इधर ले आते हैं हिम। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, ही इज़ बेदिंग, और आपसे कह दिया जाए कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस वर्ब को ही वास्तव में नाउन में चेंज कर देना है और उस नाउन को यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है, और मेन वर्ब के रूप में आपको यहाँ पर टेक या हैव जैसी वर्ब का यूज़ कर लेना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर एजेंट को रखकर उससे पहले बाई का यूज़ कर लेना है। एक और एग्जाम्पल भी है नीचे, ज़रा गौर करिए यहाँ पर, यू हैव मिस्टेकन, तुमने गलती करी है या तुमने गलती की है। ओके, अब इसको भी आप बिल्कुल सेम ट्रिक के साथ में इसे भी आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस मिस्टेक को आपको क्या करना है, नाउन में चेंज कर देना है। तो क्या बन जाएगा? अ मिस्टेक। ओके, ये क्या बन जाएगा? अ मिस्टेक। ऑलराइट, जी हाँ, ये नाउन हो गया। अब इसी नाउन को उठाकर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दीजिए, अ मिस्टेक। यहाँ पर आपने लिखा मिस्टेक, अ मिस्टेक। अब हैव मिस्टेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब है, आपको पैसिव वॉइस की वर्ब लगानी है। अब यहाँ पर चूंकि इसे यानी इसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले रखा है पैसिव वॉइस की वर्ब, अ मिस्टेक हैज़ बीन। अब यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हम कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं या कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब कोई गलती की जाती है तो उसके लिए हम कमिट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसी वर्ब्स तो आपको रीडिंग करने के बाद, पढ़ने के बाद, थोड़ा सा स्टडी करने के बाद में आपको ऐसी वर्ब्स धीरे धीरे आ ही जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए हम कमिट नाम के वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, कमिटेड। ओके, और फिर बाय, और बाय के बाद में आपने एजेंट को यहाँ पर रख दिया बाय यू। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो ऑब्जेक्ट पहले आ गया सब्जेक्ट के रूप में, फिर पैसिव वॉइस की वर्ब और फिर इसके बाद बाय और यू। इस तरह से आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ उनका कर्म नहीं होता है उन्हें भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो बस इसी तरीके के कुछ एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से सोचिए और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करके जरा कमेंट बॉक्स में आप उनको ड्रॉप करिए। अब चलते हैं
तीसरे नियम की ओर। अब आइए, अब देखते हैं तीसरी बड़ी बात जो आपको 10th और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में आपको स्कूल में नहीं बताई जाती है। वहां पर क्या बताया जाता है? वहां पर सिंपली ये बताया जाता है कि किसी एक क्रिया के कभी डबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जी हाँ, और यही तीसरी बड़ी बात है। क्या है? सेंटेंसेस विद डबल ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, अब यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में क्या है, आप देखेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जी हाँ, पहले ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब जरा देखते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब मैं अगला सेंटेंस आपको बतलाने जाऊँगा, चौथी बड़ी बात जब मैं आपको बतलाने जाऊँगा, तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। तो ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है, राधा विल नॉट गिव मी दैट बॉक्स। राधा मुझे वह बॉक्स नहीं देगी। ओके, तो यहाँ पर देने का काम हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है? देने का। देने वाला कौन? राधा। तो राधा क्या हुई? एजेंट हुई। ओके, एजेंट मीन्स कर्ता। राधा इस काम को करने वाली राधा है, तो राधा कर्ता कहलाती है। उसी को हम इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में उसको एजेंट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम जब क्रिया से 2 प्रश्न करते हैं, किसे या किसको या किनको, तो हमें कर्म मिलता है। तो राधा नहीं देगी, तो किसे नहीं देगी? तो किसे नहीं? मुझे नहीं देगी। तो किसी के आंसर में आपको मिलता है जो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या नहीं देगी? तो क्या नहीं देगी के आंसर में हमको मिलेगा दैट बॉक्स। तो ये दैट बॉक्स हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में हमको ये पढ़ाया जाता है कि इन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, और फिर उसे पैसिव वॉइस में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहले सेंटेंस में लिया है दैट बॉक्स। पहले हमने दैट बॉक्स को लिया, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया, फिर ये पैसिव वॉइस की क्रिया हमने यहाँ पर लगाई, विल नॉट बी गिवन। जी हाँ, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस क्रिया, और विल और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस की क्रिया। सो दैट बॉक्स विल नॉट बी गिवन। और फिर इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ पर रखते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले या तो कभी टू लगता है तो कभी फॉर लगता है। यहाँ पर टू लगेगा। ओके, टू मी। और इसके बाद बाई राधा, बाई प्रेपोजिशन लगाया और एजेंट को वहाँ सबसे बाद में ले गए। एक तो इस तरीके से हमको बताया गया। दूसरा तरीका क्या बतलाया गया कि इस यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए मी को इधर ले आए, आई, और विल नॉट बी गिवन, मुझे नहीं दिया जाएगा। आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल वेल नहीं लगता है, सभी के साथ में विल का ही प्रयोग करते हैं। सो आई विल नॉट बी गिवन, और फिर इसके बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख देते हैं, और फिर राधा को उस तरफ ले जा करके और उससे पहले बाई लगा दिया। अब ये दोनों ही सेंटेंसेस इनफैक्ट सही हैं, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अब इसमें नई बात क्या है? नई बात ध्यान से सुनिए। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बैठे हुए हैं और ये एक सेंटेंस रखा हुआ है और इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, और आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए सही है या बी सही है। जी हाँ, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, एक ऐसा यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखकर पैसिव वॉइस बना होगा और एक इनडायरेक्ट को रख करके पैसिव वॉइस बना होगा। अब इन दोनों में से आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। तो आप कहेंगे सही तो दोनों हैं। जी नहीं, यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है, और उस रूल को बड़े ध्यान से सुनिए। और जब कभी वो रूल अप्लाई करता है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएटनेस की बात आती है, ज़्यादा सही कौन सा है। तो रूल क्या है? रूल ये है, अच्छे से आप समझिए, कि यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों ही अवेलेबल होते हैं, तो हमें चाहिए, क्या चाहिए, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हमें पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बनाना चाहिए। ओके, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर इसको बनाया, और अगर ये भी सही है, सही ये भी है, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आपको इसे टिक करके आना चाहिए, अर्थात बी नामक गोले को आपको काला करके आना है। अगर आपने ए को काला कर दिया तो फिर वो सेंटेंस वहाँ पर गलत हो जाएगा और वहाँ पर आपकी मार्किंग 0 हो जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, ऐसा ही एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ आपको बताने का प्रयास किया कि इन दोनों ऑप्शंस में ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ ये 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा गौर करिए। देखिए यहाँ पर क्या है,
कमल टीचेज मी इंग्लिश, कमल मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पर भी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ए नामक ऑप्शन पे हमने मी अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ठीक। अब अच्छे से देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है, तो अब आपको देखना ये है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अच्छे से आप समझ लीजिए। अब दोनों में कौन सा सही है, तो इसके बाद आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया लगी हुई है। अब वॉज टॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है, ओके। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। तो अब जरा देखिए कि ये जो सेंटेंस होगा ये पास्ट इंडेफिनिट के कारण ये गलत हो जाएगा। इनफैक्ट टीचर्स है तो यहाँ पर एम टॉट होना चाहिए, एम टॉट नहीं है, तो अब इस कारण से ये सेंटेंस गलत हो गया। हाँ, अब देखिए दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ जिसमें आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया, फिर इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की क्रिया लगाई, इंग्लिश इज टॉट टू मी। अब बाद में आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा, तो अब इस केस में ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसके ऑप्शन में ये वाला सेंटेंस नहीं है, ओके है, लेकिन वो यहाँ पर ये गलत है। ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस की क्रिया लगी हुई है, जबकि यहाँ पर होनी चाहिए किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्रिया की वजह से गलत है, ओके। अब चूंकि ये बिल्कुल सही है तो दूसरे ऑप्शन में आपको ये सेंटेंस सही करना होगा, लेकिन अगर ये दोनों ही सेंटेंसेस सही लिखे हुए हैं और इन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना है तो वो वाला सेंटेंस आप चुनिए जिस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। जी हाँ, और इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूजन से बचें और नियमों को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कुछ एक ऐसे ही एग्जाम्पल्स जरा बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उन्हें ज़रूर डालिएगा, ओके। चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। चौथी बड़ी जानकारी जो हर स्टूडेंट के पास में होनी चाहिए, और वो चौथी बड़ी जानकारी है, जरा देख लेते हैं। वो बड़ी बात है पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। जी हाँ, जब आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ जब एजेंट को हम जब बाद में रखते हैं और उससे पहले जब बाई लगाते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें उस एजेंट को बाद में नहीं रखा जाता है, और अगर आपने उसे रख दिया है तो वहाँ पर नंबर कटने के चांसेस होते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमें एजेंट को बाद में नहीं रखना चाहिए, अर्थात बाई प्लस एजेंट हमें उन सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि अगर कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस वन से शुरू होता है, अर्थात एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर एजेंट के रूप में वन रखा है, सम वन रखा है, समबडी रखा है, दे रखा हुआ है, नोबडी रखा है, पीपल रखा हुआ है, अगर ऐसे कुछ एजेंट्स रखे हुए हैं तो जब आप पैसिव वॉइस में उसे चेंज करेंगे तो आप इन एजेंट्स को वहाँ से समाप्त कर देंगे, अर्थात बाय वन, बाय समवन, बाय समबडी, बाय देम, इनका प्रयोग आप ना करें। ओके, चलिए जरा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ इस सेंटेंस में लिखा है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने वायदे निभाने चाहिए, अपना वचन पूरा करना चाहिए। तो अब ज़रा देखिए, अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वन को हम सब्जेक्ट के रूप में पाते हैं, एजेंट के रूप में पाते हैं, तो फिर पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हटा देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं और क्या करते हैं, क्या निभाना चाहिए, वायदे निभाने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ले आइए यहाँ पर प्रोमिसेस, आपको सिंपली ऐसे करना है प्रोमिसेस, और शुड ये मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी वाला मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं जिसमें मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज की पैसिव वॉइस बताऊंगा। अभी फिलहाल हम कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस देख रहे हैं, कुछ जो एडवांस्ड एग्जांपल्स हैं उनको देख रहे हैं। ये 4-5 वीडियो के बाद ही मैं आपको ये चीज़ें लेकर के आऊँगा। ओके, सो प्रोमिसेस, शुड, और फिर इसके बाद सिंपली क्या करते हैं, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। सो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ओके, अब यहाँ पर आपको इस सेंटेंस को समाप्त कर देना चाहिए और वन को यहाँ पर बाय वन नहीं करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आपके नंबर वहाँ पर भी कट जाएंगे, फिर बाद में मत कहिएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस जरा देख लेते हैं। पीपल से शुरू हो रहा है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड।
पीपल लोग, सारे संसार भर में अंग्रेजी बोलते हैं। जी हाँ, और अगर यहाँ पर लोग रखा हुआ है तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पीपल को भी हटा दिया जाता है और सिंपली सेंटेंस क्या बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन। सिर्फ यहां तक लिखेंगे, अब बाय पीपल बाद में आप नहीं ले जाएंगे। ओके, तो आप इस रूल को याद कर लीजिए। अच्छा, कभी कभी दूसरा रूल क्या कहता है, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे यहां पर ये एक एक्शन वर्ड है अरेस्ट। ओके, तो कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनके एजेंट्स अर्थात जिनके कर्ता, जिनके डूअर्स निश्चित होते हैं, उन्हें वही करते हैं और कोई नहीं करता है। जैसे लूट करने का काम कौन करेगा, लुटेरे करेंगे। लूट करने का मतलब डाका डालना, रॉबरी करना, तो रॉब करने का काम कौन करेगा, रॉबर्स करेंगे। अच्छा, अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, पुलिस करेगी, है ना। तो कुछ ऐसे जो एक्शंस होते हैं जिनके कर्ता, जिनके एजेंट्स निश्चित होते हैं, तो उन एजेंट्स को भी बाद में हमें नहीं रखना चाहिए, बाई करके और पुलिस नहीं रखना चाहिए। ओके, जैसे एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है सो द थीव्स, आप किसको गिरफ्तार किया, तो ऑब्जेक्ट है ये, किसे, थीव्स को, तो थीव्स को पहले ले आए, द थीव्स। अब आपको यहां पर बाय पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है, बाय पुलिस आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं किया जाता है। और अगर आप कर देते हैं तो फिर यहां पर नंबर कटने के चांसेस होते हैं, ये गलत होता है। इनफैक्ट ऐसे सेंटेंसेस में हमें वहाँ पर एजेंट को छुपा देना होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में आपको 5 बड़ी बातें बतलाई, जिसे मैंने नाम दिया है एडवांस्ड सेंटेंसेस, एडवांस्ड रूल्स आप इनको कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप अब आगे आने वाले 4 या 5 वीडियोज़ तक ऐसे ही बड़े बड़े रूल्स देखेंगे। इनफैक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस सिर्फ इतना नहीं होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और पैसिव वॉइस की वर्ब लगा दी। जी नहीं, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में स्कूलों में बच्चों को पढ़ा दी जाती है, बट इसके आगे की कहानी वहाँ नहीं पढ़ाई जाती। फिर बच्चे लोग प्रॉब्लम में पढ़ते रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा करके वो ऐसे ही एडवांस्ड सेंटेंसेस पर जाकर फंस जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ से ये वीडियो सीरीज़ देखती ही रहनी है और मैं आपको ऐसे ढेर सारे एडवांस्ड एग्जाम्पल्स दूंगा, एडवांस्ड रूल्स मैं आपको बतलाऊंगा, जिन्हें पढ़कर आपको सच में मज़ा आ जाएगा। अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नई जानकारी मिली है, मज़ा आया है, तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में भी इसको शेयर करिए। और अगर आप नए हैं भाई तो देर किस बात की, इतनी देर में तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना चाहिए था। सो जल्दी करिए ना।